बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं अज़ीज़ ख़ान साहब, सरदार अज़ीज़ ख़ान साहब, जिनका ताल्लुक स्विट्ज़रलैंड से है और यूकेपीएनबी के मरकज़ी रहनुमा हैं और तर्जुमान भी हैं। वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। नासिर अज़ीज़ साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। नासिर साहब, जैसा कि मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि हम बातचीत करना चाहते हैं, तो किसी वजह से नहीं कर सके। आज हमें मौका मिल गया। ये जो डिज़ास्टर हुआ है किश्ती वाला, तो ये तो पहला डिज़ास्टर नहीं है, तो और मुझे नज़र आता है कि ये आखिरी भी नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के डिज़ास्टर होते होते रहते हैं और बड़े अफ़सोस की बात है। और हम उन लोगों से ताज़ीज़ का इज़हार करते हैं, जिनके घर वाले जो हैं ना, इसमें मारे गए। और 400 तो के करीब आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से लोग थे। वैसे एक देखें, अनफॉर्चुनेट बात ये आती है कि 100 के करीब तो बच्चे थे जो अपनी जान से गए। 750 के लगभग लोग उस किश्ती में, यानी जैसे नहीं भेड़ बकरियों को ठुनसा जाता है या चिकन को रखा जाता है। ये जी। यानी बेसिकली ये किश्ती सवारियों के लिए नहीं थी, ये तो एक फिशिंग ट्रॉलर था। उसमें ये इतने आदमी रखे गए, गैर इंसानी तरीके से। तो इसका हम बड़े दुःख दर्द का इज़हार करते हैं और उन लोगों की मजबूरियों का भी आप जायज़ा लेंगे। सच्ची बात है कि बहुत दुःख की बात है। यानी 400 के लगभग तो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से थे, कुछ मिस्र के लोग थे और कुछ सीरिया के थे, कुछ गालबन लीबिया के थे। तो इट्स अ बिग डिज़ास्टर। और यहाँ पर मैं एक सवाल ये करूँगा, मैं ये नहीं कि इस्लामिक टच लाना चाहता हूँ जैसे कि इमरान खान कहते हैं। मेरा सवाल ये, पहला सवाल ये है कि अगर ये लोग, क्योंकि ये हादसा उसी दिन नहीं हुआ जिस दिन है, उस नहीं जिस के जो शिप है, या शिप नहीं कह सकते, किश्ती जो है, फिशिंग जो ट्रॉलर है, ये अंडर ऑब्जर्वेशन रहा है बाय अथॉरिटीज, ग्रीक अथॉरिटीज फॉर नंबर ऑफ डेज। जी। तो कुछ ऐसे शवाहद मिल रहे हैं कि जैसे नेग्लिजेंस का बहुत बड़ा हाथ है। अगर जानबूझकर नहीं किया गया तो नेग्लिजेंस बहुत बड़ी है। यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर ये लोग यूक्रेन वाले होते, रेफ्यूजीज, ब्लू ब्लू आइज एंड वाइट स्किन, तो क्या इसको उनको भी इस तरह नज़रअंदाज कर दिया जाता? फ्लोर इज योर्स, नासिर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। हमेशा आप बड़े जो टची टॉपिक्स होते हैं उनको लेते हैं। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है और इस तरह जिस तरह आपने कहा कि पहले भी इस तरह के हादसात होते रहे हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल का हादसा नहीं हुआ जो गुज़िश्ता दिनों में पेश आया है। और वो ग्रीस के वाटर्स में, इंटरनेशनल जो उनके वाटर्स हैं ग्रीस के, तो उसमें ये हादसा पेश आया। और कहते हैं कि उसमें गुंजाइश थी 200 के करीब लोगों की, तो उन्होंने 700 750 लोगों को उसमें सवार किया हुआ था। तो ये जो एजेंट हैं जो इंसानी स्मगलिंग के घिनौने धंधे में मुलव्वस हैं, तो इनको तो इंसान की ज़िंदगियों से कुछ लेना देना नहीं होता है। इन्होंने तो अपने सर से इनको उतारना होता है। पैसे ये पहले लोगों से ले लेते हैं और उनकी जो मजबूरियां हैं उनसे फ़ायदा उठाते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि आया वो कौन से हालात हैं। नासिर साहब, एक मिनट, यहाँ पर देखो, आपने आपने ट्रैफिक का बात जिक्र किया ना, यानी मेरे जी। ये बात भी आई है कि स्पेशली जो पाकिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में हुआ है, उन लोगों को ये कहा गया था कि एक्स अमाउंट आप दें। फर्ज किया अगर 20 लाख में उनका तय हुआ है, तो उन्होंने कहा जी कि 10 लाख आप हमें अभी दे दें, 10 लाख या पहुंचने पर दें। बावजूद इसके कि किश्ती डूब गई थी, उसके बावजूद उन लोगों ने कहा कि जी आपका भाई या जो बेटा जो है पहुंच गया वहां पर, तो पैसे देते हैं। तो फिर पैसे लिए गए, बजाय इसके कि इस ट्रेजिडी पर उनको दुख दर्द का इजहार होता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये तो कसाई लोग हैं, ये तो खून के सुदागर हैं। तो वो जो आपका पहला सवाल था, असल में मैं उसकी तरफ आ रहा था। मैं वो यूक्रेन वाला जो है ना, उसमें बाज़ मीडिया के लोगों ने कहा भी है कि ब्लू आई हैं, यूरोपियन है। तो मैं इस चीज़ को इस तनाज़र में नहीं देखता। कुछ लोगों ने ज़रूर रिपोर्ट किया जो यूक्रेन की वार हुई है, जो वहाँ से आए हैं लोग, डिस्प्लेस होके आए ना यूरोप में, तो उनको बड़े वार्मली वेलकम किया गया। लेकिन ये जो लीबिया वाले रूट से या ग्रीस से या दूसरी जगहों से आते हैं, तो इटली हो गया, जर्मनी ने मिलियंस ऑफ के हिसाब से लोगों को पहले लिया। सीरियन रेफ्यूजीज थे, लीबिया से थे, इराक से थे। लेकिन यहाँ सोचने वाला सवाल ये बनता है कि जो ओआईसी के मेंबर मुल्क हैं, इतने मुल्क हैं जिनकी एक दूसरे के साथ बाउंड्रीज भी मिलती हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को ले लें, वहाँ से लोग जाते हैं ईरान में जाते हैं, लेकिन कोई सऊदी अरब में नहीं जाता, किसी और मुल्क में नहीं जाता। सबका रुख जो है तो वो यूरोप की तरफ भी होता है।
तो हमें पहली बात यह है कि रूट काज देखना चाहिए। मतलब लीबिया की बात तो समझ आती है, वहाँ पे जंग हुई है, अभी अभी भी चल रही है, वहाँ वार लॉर्ड्स हैं आपस में लड़ रहे हैं। इराक की यही सिचुएशन है, सीरिया में हालात थोड़े से बेटर हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी वहाँ पे जो जंग और इस तरह के माहौल है। लेकिन आप देखें कि जो पाकिस्तान के जेर इंतज़ाम कश्मीर जिसको कहते हैं आज़ाद कश्मीर, वहाँ पे लास्ट 75 ईयर से जो इनकी गफलत है, वहाँ पे ना कोई इंडस्ट्री है ना जॉब है। और वहाँ पे लोग जो है हमारे यंगस्टर्स, तो वो कर्ज उधार करके बाद अपनी ज़मीनें बेच के इन एजेंटों के हाथों जो है ना ब्लैकमेल होते हैं, वहाँ से फिर ट्रैवल करते हैं, मुख्तलिफ रास्तों से आते हैं। और उसमें ये एक ओपन सीक्रेट है कि वो FIA के लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये पहले भी होता है, कुछ छोटा मोटा हादसा होता है, फिर उनके खिलाफ कहते हैं जी हमने कार्रवाई की, जी इतने एजेंट हमने गिरफ्तार कर लिए, इतनों को हम सजा दे रहे हैं, FIA के फलां फलां लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनको अरेस्ट किया है। लेकिन आज तक कितनों को सजा मिली? कहते हैं जो विक्टिम्स थे उनकी फैमिलीज को कंपनसेट किया गया। ना आपको पता है ना मुझे पता, हम एक्टिविस्ट हैं, हम लोगों को नहीं पता। अगर कोई इस तरह की बात होती तो यकीनन हमें भी पता चलता। जो जिन लोगों ने अपने प्यारे खोए हैं, तो उनका तो नेमल बदल कोई नहीं, उनको तो वापस कोई नहीं ला सकता इस दुनिया में। लेकिन उनका चलो कोई माली इमदाद करे गवर्नमेंट, वहाँ पे जो रोजगार के मौके लोगों को मुहैया करे कि वो अपने तन और रूह के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए जो माइग्रेशन पे मास माइग्रेशन पे वो मजबूर हैं, तो उसको रोका जा सके। और रूट काज को एड्रेस किए बगैर हम ग्रीस को ब्लेम कर सकते हैं, इटली को कर सकते हैं कि उन्होंने लेट कर दिया, जल्दी रेस्क्यू कर सकते थे। लेकिन बहुत सारी जगहों पे नेग्लिजेंस भी होती है, उसकी वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। हमारे तरह के मुल्क तो नहीं है ना कि किसी को आप जानबूझ के धकेल दें मौत के मुंह में तो कोई पूछने वाला ना हो। तो ग्रीस की गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो यकीनन वो उसके किसी ना किसी ऐसे नतीजे पे पहुंचेंगे, देखेंगे कि आया उनके लोगों की कोई गलती थी उसमें या नहीं। अरे देखिए, इसमें ये तो आपने ठीक कह दिया भाई। हमें रूट कॉज देखना चाहिए। रूट कॉज भी स्पेशली जब देखना है कि पाकिस्तान और सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, वहाँ के लोग क्यों भाग रहे हैं। मसलन ये आप ये शौकत कश्मीर साहब तो अक्सर कहते हैं कि सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर की माएँ जो हैं वो जो परदेसी बच्चे उनको जन्म देती हैं। जैसे ही बच्चा जी। जवान होता है या लड़कों में पहुंचता है, वो सोचना शुरू कर देते हैं कि यहाँ तो कुछ है नहीं है, बाहर जाकर बच्चा कुछ कमा कर लाएगा। तो कहने को तो कहते हैं जी हम आज़ाद हैं, जो दूसरी साइड पर कश्मीर है LOC की, उस तरफ वो गुलाम है। और वहाँ पर कहते हैं जी बड़ा जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, तशद्दुद हो रहा है, हर दो बंदूकों के सामने एक पुलिस वाला या आर्मी वाला खड़ा है। तो भागना तो उन लोगों को चाहिए, तो वहां से तो कोई भी ऐसी खबर नहीं आती कि उनके लोग किस्ती में डूबे या कोई ऐसा हुआ। हमेशा भागने वाले हमारे सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के होते हैं। तो इसकी क्या वजह है भी, क्या इंडस्ट्री की ना होने की वजह है या कुछ और वजूहत भी हैं। यकीनन चौधरी साहब आपको पता है कि यहाँ जो एक तो खिता बड़ा छोटा सा है, उसमें कोई इंडस्ट्री नहीं है। जो जॉब्स की जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ उन्हीं लोगों को नवाजा जाता है जो इलाके पाकिस्तान के पे बिलीव करते हैं, या जो एक ओथ वहाँ पे सबमिट करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जो है ना अपनी लॉयल्टी शो करते हैं, हम वफादार रहे हैं, रहेंगे और आइंदा भी रहेंगे। और प्लस ये है कि हम बिलीव करते हैं कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इलाक होना चाहिए। तो वो भी चंद एक सेक्टर्स हैं, एजुकेशन का सेक्टर हो गया, इस तरह के महदूद। तो मतलब आप कह सकते हैं कि जॉब्स वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ना होने के बराबर हैं। तो जो बेरोजगार वहाँ पे नौजवान हैं, तो वो तो या तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं तो उनका साफ टारगेट बन जाते हैं, या तो वो उनको रिक्रूट कर लेते हैं। तो जो वालदेन हैं उनके उन बेचारों के लिए तो कोई अल्टरनेट है नहीं ना, जाहिर है वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है ना रोजगार उनको मिले, बाइज्जत जिंदगी गुजारें, उनकी भी कफालत करें, अपनी आने वाली नस्लों की देखभाल कर सकें। और जो हमारे यहाँ उमूमन कहा जाता है ना कि हमारे खित्ते जो है ना बाकी कंपेयर करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान के फलां ज़िले की निस्बत हमारे यहाँ एजुकेशन का रेट ज़्यादा है, जी वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है। डेवलपमेंट यह है कि लोगों ने पक्के घर बना लिए हैं, तपते शहरों में मेहनत करते हैं। यूरोप की सर्द जो है ना सर्दियों में माइनस टेम्परेचर में मेहनत मजदूरी करके तो घरों के ऊपर उन्हें छतें डाली हुई हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत जो हमारे लोगों में एक अच्छी बात है कि अपने लोग बच्चों को एजुकेट करते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में तो मैं कहता हूँ कि 0% उनका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं तो उनमें भी जो टीचर पढ़ाते हैं उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ पे एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है। तो वहाँ पे सबसे मेन जो प्रॉब्लम है कि वहाँ रोजगार नहीं है, और रोजगार न होने की वजह से जो लोग
इसी तरह बेचारे बगैर किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के घूमते रहते हैं, तो वो या तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं तो उनके हाथे चढ़ते हैं, तो या फिर अपनी ज़मीनें बेच के कर्ज उधार करके या अपने रिश्तेदारों से मदद लेके, तो फिर ये इस तरह के मौत के मुंह की तरफ बेचारे सफ़र का आगाज़ करते हैं और बेशुमार अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। तो उनके जो अजीज़ व अकारिब हैं, तो वो रंज अलम और कर्ब के आलम में हैं। किसी के बच्चे छोटे रह गए हैं, किसी के बूढ़े पेरेंट्स हैं, किसी के छोटे बहन भाई हैं जिनकी उन्होंने कफालत करनी थी। लेकिन ये सवाल हमने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया और हुकूमत पाकिस्तान को ये कहा कि जितने भी विक्टिम्स हैं उनकी फैमिलीज को कंपनसेट करें, और जो भी इन्वॉल्व हैं इस घिनौने धंधे में उनके खिलाफ क्रैकडाउन करें और करार वाकई उनको सजाएं दी जाएं, ताकि आइंदा जो फ्यूचर में इस तरह के वाक़यात ना हों। देखिए नासिर साहब, आपने ये कहा कि कुछ लोगों को पकड़ा जाता है, ये तो मसलन कराची से सुना है कि एक आदमी को जब वो फ्लाई आउट कर रहा था उसको पकड़ा गया कराची एयरपोर्ट से। अब ये तो हो सकता है कि मैन कल्प्रिट ये ना हो, मैन कल्प्रिट तो किसी और जगह होते हैं बैठे। मुमकिन है कि ये किसी न किसी लेवल पर ये आदमी इन्वॉल्व होगा, लेकिन ये नहीं जानता। मेरा थोड़ा सा नॉलेज है, मैंने कुछ लोगों से बातचीत भी की है। जब तक FIA के सीनियर लोग इसमें शामिल ना हों तो कोई पार जा ही नहीं सकता और इस तादाद में जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो उनको कोई नहीं पकड़ता। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल इसके साथ होते हैं, मिले होते हैं, उनका बराबर उनका हिस्सा मिलता है, तो तब जाकर ये कारोबार चलता है। इट इज़ टाइम कि इसमें सीरियसली गवर्नमेंट जो है ना कोई एक्शन ले, ख्वाह वो FIA को का हो या किसी और एजेंसी का हो। जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको सही मेनू में सजा दी जाए। और साथ में ये कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि कुछ कम नहीं, ज़ाहिर है कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि लोगों को मुस्तकिल नज़र नहीं आता, वो भाग रहे हैं। कहने को तो हम आज़ाद हैं, लेकिन नाइंसाफ़ी हो रही है, कोई मुस्तकिल नज़र नहीं आ रहा था, होपलेसनेस है, तो लोगों को सोचते हैं कि चलो जी रिस्क लेकर भी जाते हैं। और लेकिन कुछ बात ये भी कही जा रही है कि शायद इनमें से जो पाकिस्तानी गए हैं या शायद आज़ाद कश्मीर के भी कुछ लोग हों, कि इनका ताल्लुक PTI से था, और कुछ लोग जो हैं वो 9 जो मई को हुआ उसमें भी शामिल थे। इस आपने कुछ सुना इस बारे में? चले अपने चौधरी साहब, ये तो ऐसी बात है ना कि जिनको तो वेरीफाई नहीं जा सकता ना, लोग कहते हैं, लेकिन पीटीआई के जो रिनाउंड लोग हैं तो वो तो इन बोर्ड्स में नहीं आएंगे ना, उन्होंने तो नहीं, कहीं, नहीं, नहीं, ये हाँ वो नहीं आएंगे। जो लीडरशिप है या तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, तो या कुछ अभी तक बंद है, तो उनके खिलाफ भी जो हो रहा है तो हम मतलब उसकी भी सपोर्ट नहीं करते कि जो जिस तरह से उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। लेकिन मोस्टली ये है कि जो बेरोजगार लोग हैं, नौजवान हैं, तो वो इन रास्तों का इंतखाब करते हैं। और हमारी इतलात के मुताबिक लीबिया में आज भी हजारों की तादाद में जो गैर मुल्की हैं वो इस क्यू में लगे हुए हैं कि किस किस तरह हमारा नंबर आए तो हम आगे जाएं। और उसमें सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान का जो जेर इंतज़ाम कश्मीर है, जिसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, वहाँ के डिफरेंट एरियाज के लोग हैं, और उनको उन्होंने एक तरह के कंसंट्रेशन कैंपों की तरह में उनमें डाल के रखा हुआ है। अब उन्होंने कब उनकी बारी आनी है, जाना है आगे, आप जिंदा पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, वहीं मर जाएंगे, ये भी नहीं पता। लेकिन मैं जो जो इस प्रोग्राम को, जितनी भी फैमिलीज हैं जो विक्टिम्स अब रिसेंटली इस दुनिया से गए हैं, उनकी जो इमीडिएट फैमिलीज हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, मैं उनको कहता हूँ कि एक डाटा इकट्ठा करें, वो जिसमें पूरे एविडेंसेस हों कि कौन से बंदे को किस एजेंट के जरिए भेजा गया, कब गया, कितने अरसे से आपके साथ राब्ते में है, नहीं राब्ते में है। तो शायद हम भी कोशिश करेंगे, इंटरनेशनल जो माइग्रेशन का ऑफिस है उनको भी इन्वॉल्व करेंगे, जो लेबियन गवर्नमेंट है दूसरे तीसरे, उनको उनको भी अप्रोच करेंगे, यूनाइटेड नेशंस से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारे लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे उनकी जानों को बचाया जा सके, उनको रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन उसके लिए हमें जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिलीज की तरफ से एफिडेविट के साथ, अपनी आईडीज के साथ, पूरी बाकायदा उनकी तफसीलात हमें अगर मुहैया की जाएँ, तो चाहे वो 5 केस हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, सैकड़ों में, हज़ारों में, तो जो हमारे बस में है, जो मैकेनिज्म हम जानते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे, हम उनको एश्योर करते हैं। मतलब आपने इस्लामी मुल्कों का भी जिक्र किया, इस्लामी उम्मा का भी जिक्र होता है। कोई 57 के लगभग मुल्क हैं, अमीर हैं बहुत। तो क्या वजह है कि जो हमारे पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जितने भी इस तरह के लोग हैं बेचारे, वो यूरोप की तरफ रुख करते हैं, इस्लामी मुल्कों की तरफ उनको क्या फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं या उनको घटिया समझा जाता है? मसलन मैं मिसाल देता हूँ ये कि 400 के लगभग तो पाकिस्तान सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर से थे,
200 के लगभग सीरियन थे और 150 जो है तकरीबन इजिप्शियन थे। सबसे जो बुरी जगह थी ना, ये नीचे सबसे तहखाने में नीचे में उस किश्ती के पाकिस्तानियों को रखा गया, जैसे शूद्रों को रखा जाता है। तो कौन-सी मसावात की बात करते हैं, कौन-सी इक्वालिटी की बात करते हैं? तो यानी क्या हमारे लोगों के नज़दीक यही कुछ है कि हमेशा तज़लील उनकी की जाए, उनको कसम-पुरसी की हालत में रहना पड़ता है, ख्वाह वो किश्ती में हों या इवन इन मुल्कों में रहकर अपनी मज़दूरी कर रहे हों? चौधरी साहब, मैं बहरहाल इस किस्ते के हवाले से तो मैं नहीं कह सकता कि किसको कौन से ग्रेड में रखा गया, लेकिन ये भी हो सकता है कि एजेंट मुमकिन है कुछ लोगों से ज़्यादा पैसे लेते हों, कुछ से कम लेते हों, उस वजह से। लेकिन ये कहें कि कोई इलाकाइज्म पे किसी ने डिस्क्रेट उनकी डिस्क्रिमिनेशन की हो, मैं तो इस चीज़ पे शायद बिलीव नहीं करता। लेकिन ये चीज़ तो हमारे पास सामने है ना कि इराक की वार हुई, तो बेचारे वहाँ से जितने भी लोग डिस्प्लेस्ड हुए, तो उन्होंने भी यूरोप का रुख किया, वो सऊदी अरब नहीं गए, किसी और इस्लामिक कंट्री में नहीं गए। जो सीरियन थे, तो उनका इमीडिएट जो पड़ोसी था तुर्की, उसमें आया, लेकिन उनकी भी डेस्टिनेशन यूरोप थी। तो तुर्की वालों को भी यूरोप ने कंपनसेट किया, उनको ऑफर की कि आप अगर इन लोगों को वहीं पे अकोमोडेट करें तो हम आपकी मदद करेंगे। तो तुर्की ने कुछ लोगों को वो किया। फिर उसके बाद आप लीबिया देख लें, वहां से भी जो लोग आते हैं तो इन्हीं रास्तों से आते हैं, पानी के जो रास्ते हैं समुद्रों से होते हुए आते हैं, तो इटली तक पहुंचते हैं या रास्ते में इस दुनिया से जो है ना चले जाते हैं। तो आज तक किसी भी इस्लामी मुल्क ने कोई ऑफर नहीं किया किसी भी दूसरे मुल्कों के जहाँ जंग है या कैद साली है या हालात बुरे हैं, हालांकि उनके पास वसाइल हैं, सब कुछ है, लैंड है, लेकिन कोई ऑफर नहीं करता उनको। लेकिन ये सो कॉल्ड जो उम्मा का चूरन है, ये तो पूरी दुनिया में बिकता है जी। हम एक उम्मा है जी, जिस्म के एक ऐसे में दर्द होता है तो पूरे जो है ना जिस्म बेकरार हो जाता है, ये कहने की हद तक तो है। लेकिन अमलन जो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं तो वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। कोई भी किसी दूसरे मुल्क के बंदे को, खास करके इस्लामिक वर्ल्ड के जो जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो दूसरे लोगों को लेने के लिए तैयार नहीं है। और जो वहाँ पे मेहनत मजदूरी करने के लिए भी जाते हैं, तो वो भी बेचारे 50-50 साल, 40-40 साल, 30-30 साल अपनी ज़िंदगियाँ वहाँ पे गुजारते हैं। तो उनको किसी किस्म का कोई वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट कार्ड या नेशनलिटी या इक्वल सिटीजन के राइट्स, वो खारजियों के लिए अलग हैं, और जो वतनी है तो उनके लिए अलग राइट्स हैं। तो मतलब ये तो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे है, और उसको माने बगैर, रियलिटीज को माने बगैर, हम बेशक वो कहते हैं ना कबूतर बिल्ली को देख के अपनी आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली को मैं नजर नहीं आ रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। जो ग्राउंड की सिचुएशन ये है कि वो अपने मुल्क के लोगों के अलावा किसी और को मुंह लगाने के लिए तैयार ही नहीं। मतलब यानी मज़हबी तौर पर जो मर्ज़ी कह रहे हैं, मज़हब में क्या लिखा हुआ है, ये अलग बात है, प्रैक्टिकल जो चीज़ है, वो टोटली डिफरेंट है। अच्छा, जी देखिए, जी कहा तो ये था ना भई, ठीक है, ये तो इनकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो थी, वो तो इटली थी। और यूनान का एक शहर है पाइलोस, PYLOS, जो कि जी वहाँ से 50 माइल दूर जो है ना, ये किश्ती डूबी है। लेकिन ये जो चली है, 10 जून को चली है लीबिया से, तब्रूक एक शहर का नाम है, वहाँ से चली है। और फिर ये अंडर ऑब्जर्वेशन रही है, और यहाँ पर एक सर्वाइवर ने कहा है, उसने कहा कि कोस्ट दे सेड ए कोस्ट गार्ड हैड थ्रोन ए रोप ऑन द बोट बिकॉज दे डिडंट नो हाउ टू पुल द रोप, द वेसल स्टार्टेड टिल्टिंग लेफ्ट एंड राइट। ठीक है जी। फिर वो आगे बताते हैं कि ये काफ़ी दिनों से इसी थी, और बल्कि इसका इंजन खराब हो चुका था, वहाँ पर खाने की अशिया भी ख़त्म हो चुकी थी। और यानी एटलीस्ट कितने 15 घंटे तो ये ग्रीक अथॉरिटीज़ उनको ऑब्ज़र्व करते रहे। तो किसी तरफ से मदद नहीं आई, और अल्टीमेटली उस जगह पर ये जहाज़ जो है डूब गया। डूबने के बाद ज़ाहिर है सब ने फुर्ती दिखाई है, और मुख्तलिफ जो है इसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, और जो बच गए उनका इलाज भी हो रहा है। लेकिन इस यहाँ पर मैं एक कोट करना चाहूँगा कि ओज़लो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफ़ेसर हैं, वो कहते हैं कि वहाँ किसी ने मदद इन क्योंकि ग्रीक वाले कहते हैं कि इन्होंने मदद नहीं माँगी हमसे। तो वो जो ओज़लो के प्रोफ़ेसर हैं, वो कहते हैं कि कोई मानने माँगे, मतलब ये ना माने, जो इंटरनेशनल लॉ है, मैरीटाइम लॉ वुड हैव रिक्वायर्ड ग्रीक अथॉरिटीज़ टू अटेम्प्ट ए रेस्क्यू इफ दोज़ ऑन द बोर्ड हैड रिक्वेस्टेड इट और नॉट। वेदर उन्होंने मदद माँगी या नहीं, अगर उनको पता चला क्या कि इसके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो उसमें कुछ इंसान हैं, तो उन इंसानों को बचाना जो नियरेस्ट शहरी होते हैं या कोई मुल्क होता है, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पर नेग्लिजेंस तो नज़र आती है। आपका क्या ख़्याल है? जी, नेग्लिजेंस के बारे में तो मैंने भी पढ़ा है। ग्रीस अथॉरिटीज ने बाकायदा उसके इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कहा है कि हम इस वाक़े की करेंगे, तो डेफिनेटली कोई वाक नेग्लिजेंस है
तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना। लेकिन ये देखें ना कि माजी में उन्होंने कितने हजारों की तादाद में, मिलियंस के हिसाब से लोगों ने, ग्रीस ने, इटली ने लोगों को बचाया है, उनको पनाह दी है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिस तरह वो रेस्क्यू होते हैं, हम तो देखते रहते हैं, ज़रा वो उसकी वीडियोस भी आती हैं, लोग खुद से भी क्लिप्स शेयर करते हैं। और रात को रशियन, कल रात की बात है कि रशियन एक वार प्लेन वहां से गुजर रहा था, तो उनको भी एक बोट मिली, उन्होंने उनको मदद के लिए पुकारा। ये ग्रीस के वाटर्स की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने भी कल 68 लोगों को रेस्क्यू करके ग्रीस वालों के हवाले किए है। और वो जिस बोट में थे तो उसमें जर्मनी और ग्रीस के फ्लैग उस पर लगाए हुए थे, उन फ्लैग्स के अंदर वो सेलिंग कर रहे थे। तो रशियन वारशिप वहां से बाई चांस गुजर रहा था, तो उन्होंने उनको सिग्नल दिया हेल्प के लिए, तो उन्होंने उनकी हेल्प की। तो 68 लोगों को रात, आज लास्ट नाइट में उन्होंने उनको रेस्क्यू किया उन्हीं वाटर्स में जहाँ पे ये हादसा पेश आया है। तो जाहिर है पीछे हजारों की तादाद में लोग हैं, तो उनको तो किश्ती पे बैठा देते हैं। उनके पास तो शायद टीवी, अखबारात, ये इन चीज़ों की सहूलत भी नहीं होगी ना, जो जिन लोगों को उन्होंने कहीं रखा हुआ है, घरों में बंद करके या तहखानों में छिपा के रखा हुआ है। तो उनको तो नहीं पता ना कितने लोग मर गए, कितने, उनको तो कहते होंगे बाखैरियत पहुंच गए हैं जी, आप भी तैयार हो जाएं। तो ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है, नहीं ना क्रिमिनल सर, लोग हैं। हम लोग क्रिटिसिज्म तो कर लेते हैं यूनान पर या दूसरे मुल्कों पर, लेकिन देखा जाए ना कि देखिए मसलन बरतानिया में भी काफ़ी डिबेट चल रही है कि कितने लोग इस तरीके से आ चुके हैं, इवन इवन दिस 2023 में। तो ये नहीं, ये जो मुल्क हैं इनके भी तो लिमिटेशन है कि कितने लोगों को वो अकोमोडेट कर सकते हैं, कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। यानी खाली सिर्फ उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं देनी होती, फिर उनका पूरे उनको उनके सेटलमेंट के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है, कितने अखराजात करने पड़ते हैं। और इन लोगों की इकोनॉमी ऑलरेडी जो है प्रॉब्लम में होती है, तो हमें उस नुक्ता नज़र से भी देखना पड़ता है ना। क्या ख्याल है आपका इसका? जी जी, जाहिर है जो लीडरशिप होती है उनने अपने मुल्क में देखना होता है, लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, फिर वो ऊपर से ये होता है ना कि जो ही हमारे लोग थोड़े से आसूदा होते हैं, तो इनको फिर वो अपना एजेंडा भी ड्राइव करना शुरू कर देते हैं ना, अपना कल्चर, फिर कहते हैं हमारे मजहब के मुताबिक भी चले आप लोगों को। वो फिर यहाँ पे जो पॉपुलिस्ट पार्टियां होती हैं वो उस चीज़ों को एक्सप्लॉइट भी करती हैं कि जी हाँ, आप लोगों को लेके आते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन उन चीज़ों को तो ये यूरोप वाले उस तरह से देखते नहीं है ना। लेकिन जहाँ पे कहीं किसी को रेस्क्यू करना हो, इमीडिएटली ये पहुंचते हैं। ये हिस्ट्री है, एक वाकया ऐसा है जिसमें कहते हैं कि कुछ नेग्लिजेंस हुई है, तो अब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। लेकिन ये देखें कि जिन जिन मुल्कों की वो जो समुद्री हदूद है उनसे वो किश्ती गुजर के आई, या जहाँ से उनको सेल किया गया, तो आप देखें ना, बोट पानी में गई ना, तो वहां से कहते हैं कि इनके तो रेडार पे आ गए, तो जिस मुल्क से आई या जिन जिन मुल्कों के पानियों से वो गुजरी, तो उनको भी तो पता हुआ होगा ना। तो डेफिनेटली जो भी इसमें नेग्लिजेंस है, तो उनके बारे में तो वो इन्वेस्टिगेट करेंगे भी और लोगों के सामने भी लाएंगे। हमारी तरह का तो है नहीं ना कि जी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी ये मुल्की मुफाद में, अब ये ऐसा मामला आ गया कि हम इसको दबाते आगे नहीं लेके जाते या आपको साथ शेयर नहीं कर सकते, इस तरह का मामला तो नहीं होगा। नहीं नहीं, देखें पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में तो ये कल्चर है ना कि महमूद रहमान कमीशन जो है ना, उसकी रिपोर्ट भी पड़ोसी मुल्क ने इंडिया से भी छाया होती है, ठीक है। तो ये होता है कि रिपोर्ट बना दो, कमीशन बना दो, रिपोर्ट आएगी, वो आउट करेंगे, ये नहीं करेंगे, अमल तो खैर होते ही नहीं उस पर। अच्छा ये बताएं कि आपको कोई फिक्र है आपके पास भी टोटल कितने लोग थे सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर का? बहरहाल अभी जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं तो वो मुतजाद हैं। कुछ लोगों ने, 2-3 लोगों के इंटरव्यूज भी आए हैं कि जी हमारी डेथ के बारे में कहा गया, लेकिन हम ठीक हैं, अभी हम इधर ही हैं, लीबिया में हैं। इस तरह के वीडियोस लोगों ने शेयर किए हैं, लेकिन आई डोंट नो कि वो भी कोई सही है नहीं है, क्योंकि आप उनकी जो असल, आप तो प्रूव नहीं कर सकते ना कि वाया वही लोग हैं या एजेंटों ने किसी दो और लोगों को बैठा दिया है वहां पे। हाँ ये तो भी बहरहाल कहते हैं कि 133 लोगों के लिए कहते हैं, कोई कहते हैं कम है, लेकिन जाहिर है 2 लोग मरे हैं, 4 मरे हैं, 10 मरे हैं, लेकिन बहुत बड़ा डिजास्टर है। तो लेकिन अगर रह- 400 आदमी, अगर 400 आदमी बताते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से, तो फिर हमारे 20-30 आदमी नहीं ज़्यादा होंगे हमारे। वही ना, 133 का कहते हैं, मतलब 78 की तो जो कंफर्म डेथ जिनकी बॉडीज उनको मिल गई हैं, 104 के करीब कहते हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। तो अगर 750 था तो इसका मतलब है अभी भी 500 के करीब या 550 के करीब बंदा ऐसा है कि जिनके बारे में पता नहीं है कौन थे कौन नहीं थे, उसमें बच्चे भी शामिल थे। तो जाहिर है इंटरव्यू होंगे लोगों के, फिर बैक होम जो फैमिलीज हैं उन उनसे भी मालूमात लोग इकट्ठी करके तभी सच तक पहुंचा जा सकता है ना। वहाँ तो कोई ऐसा डाटा है नहीं ना, जिस तरह आप फ्लाइट में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं तो लोगों के नाम होते हैं कि इतने ट्रेन में बंदे थे या फ्लाइट में इतने थे। ये तो
वो एजेंट अगर कोई पकड़ा जाए लीबिया से, या कोई बड़े पैमाने पे कोई इस तरह का उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, तो फिर सच तक पहुंचा जा सकता है। बस साहब टुवर्ड्स द एंड आप सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, जो बेचारे ज़ाहिर है कि इकोनॉमिक रीजंस के से वजह से जाते हैं, और या पाकिस्तान के लोग हैं वो भी इकोनॉमिक रीज़न की वजह से जाते हैं, शायद पॉलिटिकल रीज़न भी हो, तो उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? और ये मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या कहूँ इस बारे में। नहीं, वो डेफिनेटली बहुत लोगों को पॉलिटिकल रीजन की वजह से भी अपना एरिया छोड़ना पड़ता है, लेकिन मोस्टली जो यंगस्टर्स हैं तो वो यही रोजगार की तलाश में। तो गल्फ कंट्रीज का तो मैंने आपको बताया ना कि वहाँ आप सारी जिंदगी जॉब करते रहे, पहले तो फिर भी कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज थी, तो अब तो वो बहुत जो है ना नॉमिनल किस्म की उस पे उनको लेके जाते हैं, उनकी मेहनत वहाँ पे उनको बेचनी पड़ती है। तो उसका आउटपुट जो भी होता है, तो बेचारों के बड़े एंड टू माउथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो फैमिली को सपोर्ट करना, तो वो फिर बड़े के रिस्क लेते हैं यूरोप की तरफ। उनको लगता है कि यूरोप में बड़ी अच्छी लाइफ है। पिछले अरसे में डिबेट भी इन्हीं दिनों बड़ी चली कि जी मिलियंस के हिसाब से वहाँ पे कश्मीरी हैं, तो एक एक दो दो लोगों को भी अपने रिश्तेदारों को ले जाएं, जो जी बड़ा वो हो सकता है। तो मेरी आपके प्रोग्राम के ज़रिए उन तक भी ये पैगाम है कि ये यूरोप में ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आप अपनी फैमिलियों को या कंपनियों के वीज़े, जिस तरह गल्फ कंट्रीज़ में है कि आप कंपनी का वीज़ा लेके आते हैं, तो यहाँ एक चीज़ ये होती है कि जो फैमिली के इमीडिएट मेंबर होते हैं, अगर वो फैमिली रीयूनियन में अगर बंदा वो मतलब फाल करता हो, यहाँ टैक्स पे करता हो, सैलरी उसकी अच्छी हो, उसके पास एकोमोडेशन हो, तो फैमिली रीयूनियन में अपने इमीडिएट फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको बुला सकता है। या वहाँ से बंदा जो विजिटर वीज़ा होता है खुद से अप्लाई करके, उसमें वीज़ा ऑफिसर देखता है क्या इसके पास बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ये कितना जो है ना बंदा क्वालिफाई करता है, इस कैटेगरी को मैच करता है विजिटर के कि नहीं, तब जाके वो वीज़े देते हैं। यूरोप का जो है ना डिफरेंट सिस्टम है। तो बहरहाल यूरोप में भी जो आता है तो बड़ी मेहनत से और बड़ा अरसा लगा के तो अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ता है उनको भी। लेकिन ये एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान जो क्लेम करता है कि हम ने इस खित्ते को जो है ना एशिया का स्विट्जरलैंड बना दिया गया है, और जो वहाँ से जो सो कॉल्ड किस्म के मिनिस्टर्स हैं जो आते रहते हैं यूएन में भी दूसरी जगहों पे भी, जो कोई कहता है जी हम मिलियन मार्च करने जा रहे हैं, कोई कहता है जी हमने मसला कश्मीर को जाके वो उजागर किया है, तो उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने खदारा अपने जिस एरिया में आप हुक्मरान बैठे बैठे हुए हैं, हमें पता है कि आपके पास इख्तियारात कोई नहीं है, आप नुमाइशी हैं, लेकिन आपके जो बड़े बड़े दावे हैं तो वहाँ पे डेवलपमेंट करें, इंडस्ट्री लगाएं, लोगों को रोजगार के मौके पेश करें। यही लोग होंगे तो आप वहाँ पे इनके पे हुकूमत करते हैं। अगर यही नस्ल इसी तरह हमारी ख़त्म होती रही, मुख्तलिफ रास्तों में आते हुए अपनी जानें खोते रहे, तो वहाँ पे कोई होगा ही नहीं, तो आप किस पे हुकूमत करेंगे? तो उनकी जानें बचाएं। अगर उनकी हमदर्दी में नहीं तो कम से कम अपने वोट के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए वहाँ पे कोई डेवलपमेंट करें, कोई इंडस्ट्री लगाएं, तो ताकि हमारे इन बच्चों की जानें बचाई जा सकें। हम उन माओं के, उन वालदेन के दुख को समझते हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, जिन्होंने अपने वालदेन खोए हैं, उन छोटे बच्चों के दुख को हम समझते हैं। जो यंग खवातीन बेवा हो गई हैं उनके दुख को हम समझते हैं। और हम हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर दोनों को कहते हैं कि उन जो फैमिलीज़ हैं, विक्टिम की फैमिलीज़ हैं, उनको कंपनसेट करें। और जितने भी एजेंट हैं जिन्होंने उनसे धोखे से, फ्रॉड से, सुहाने सपने दिखा के उनसे पैसे बटोरे, उनको मौत के मुंह में जाके डाला, उनसे वहाँ से उनसे भी पैसे वापस लेके उनको दिए जाएं, उनको कंपनसेट किया जाए। और इस तरह के लॉज बनाए जाएं कि चाहे उनकी पुष्ट पनाही करने वाले जितने भी बायसर हैं, चाहे वो एफआईए के हैं किसी, क्योंकि मुल्क छोड़ने के लिए या तो आप एयरपोर्ट से जाते हैं तो या किसी जो आपका बॉर्डर रहता है उससे जाते हैं, तो दोनों जगहों पे जो जो जिम्मेदार वहाँ पे हैं, तो ज़ाहिर है उन्हीं की मिली भगत से ये काम होता होगा और होता भी है। और इस तरह के लोग पकड़े भी गए माजी में, तो उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन करें। और जो जो एजेंट है, जो जो जिस खित्ते में भी, हमारे एरिया में भी है या हमारे लोगों पे भी जिम्मेदारी आयत होती है कि जो गैर रियासती लोग आके वहाँ पे आबाद हो गए हैं, मुख्तलिफ आईडी कार्ड बनवा के, डोमिसाइल बनवा के, इस तरह के धंधों में, बच्चों के अगवा में और फ्रॉडों में इन्वॉल्व हैं, ज़मीनों पे कब्जे किए हुए हैं, आप सब जो भी बाशोर हैं, थोड़े भी एक्टिव हैं, अपने अपने एरियाज़ में डाटा इकट्ठा करें। अगर किसी, और सबसे अहम चीज़ यह है कि नादरा में
आपका जो रिकॉर्ड है आपकी फैमिलीज का, उसको भी चेक कराएं कि हमारी मालूमात में ये है कि बहुत सारी फैमिलीज में बाहर के लोगों को उन्होंने दाखिल किया हुआ है पैसे लेके, उनसे नादरा के लोगों ने, दूसरों ने, तो हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी ज़मीनों में भी वो हिस्सेदार बने हुए, उनकी फैमिली मेम्बर में भी फाल करते हैं। तो सब चीज़ों पे नज़र रखें और हुकूमत से एक दफ़ा हम फिर कहते हैं कि वो इन लोगों को पकड़ें और फैमिली को कंपनसेट करें जो बेचारे अपने प्यारों को खो गए हैं इसमें, ताकि आइंदा इस तरह की जो है ना डिजास्टर्स को से बचा जा सके। अच्छा नासिर साहब, जने आपने पहले प्रोग्राम में के स्टार्टिंग में कहा था कि आज़ाद कश्मीर, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में जो काम करते हैं बाहर जाकर, उनके मकान ज़रा बेहतर हो गए। तो इससे कुछ लोग ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। ये मकान बेहतर हो गए हैं, डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। ये हमारी ज़ाती काविशों से हुए हैं, ठीक है। किसी तरह की कोई इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री का जिक्र कहा जाता है तो ये भी वाजे करना जरूरी है कि जब तक दुकान कोनों पर दुकान खोल लेनी, ये कोई इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। इन इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के मुताज हैं। आप तो एक मेगावाट, अगर फर्ज किया कि मेरे पास पैसे हैं और मैं यानी एक मेगावाट बिजली का कोई लगाना चाहता हूँ यूनिट, मैं नहीं लगा सकता जब तक मुझे पाकिस्तान से इजाज़त ना मिलेगी। कोई इंडस्ट्री मैं नहीं लगा सकता जब तक पाकिस्तान से इजाज़त नहीं मिलेगी। तो इस लिहाज से ये कहना कि भी वहाँ पर तरक्की हुई है, खुशहाली आई है, ये खुशहाली पाकिस्तान की किसी पॉलिसी की वजह से नहीं है। योर कमेंट्स प्लीज। चौधरी साहब, मैंने एक आर्टिकल भी पिछले अरसे में लिखा कि जो लोग हैं ना यूरोप में, आजकल उन्होंने एक नया धंधा पकड़ा हुआ है, जो बैकूम, जो सोल्ड कॉल किस्म की लीडर बने हुए हैं ना, वो इनको कहते हैं कि जी आप जी देखें ना, बड़े अच्छे जी आपका कंट्रीब्यूशन होगा जी, आपके एरिया में रोड नहीं है जी, इधर ब्रिज नहीं है, तो फलां जगह को फलां जगह से लिंक किया जा सकता है, तो आप लोग डोनेशन भेजें। ये फिर यहाँ से इकट्ठी करते हैं डोनेशन, बढ़ चढ़ के जी फलां ने जी इतने $1000 दिए, फलां ने इतने $1000 दिए। तो मैंने आर्टिकल लिखा था कि हमारा हर बंदा टैक्स पे करता है, जो जॉब करता है वो भी टैक्स पे करता है, आप जो चीज परचेज करने के लिए जाते हैं उसमें भी आप टैक्स पे करते हैं, और हमारे लोग जो बाहर हैं वो अरबों डॉलर सालाना रेमिटेंसेस भेजते हैं, यहाँ से ज़र मुबादला भेजते हैं, और वो कश्मीरियों को डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए। हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी ओनरशिप हमारे लोगों को मिलनी चाहिए, वो उनकी डेवलपमेंट पे खर्च होनी चाहिए। आप क्यों चंदे करते हैं? ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो आपको अच्छी रोड बना के दे, अच्छा हॉस्पिटल बना के दे, स्कूल बना के दे, हर तरह की आपको पार्क बना के दे। जो जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं ये गवर्नमेंट की सर, ड्यूटी होती है, और आप यहाँ से चंदे करके नासिर और साहब, बड़े फिर जो पार्ट्स हैं उस पर तो आर्मी कब्जे करते जा रही है। जो ऑलरेडी विजिटिंग साइट्स थी, टूरिस्ट साइट थी, वो तो पाकिस्तान आर्मी कब्जे में ले रही है। नहीं नहीं, वो तो कब्जे में है, लेकिन जिन लोगों के गांव में जा रही है ना सड़क, उनको भी कहते हैं कि आप डोनेशन इकट्ठा करें, उनके नाम का बोर्ड लगा देते हैं कि जी फलां साहब ने इतने, वो अनाउंसमेंट होती है जी फलां ने इतना कंट्रीब्यूशन किया, फलां ने इतना कंट्रीब्यूशन किया, और 4-5 साल के बाद यही करप्ट जो टोला वहां पे मसलत किया हुआ है वोट लेने आते हैं और वो उन्हीं लोगों को वोट देते हैं। मैंने कहा आप किस चक्कर में इनको लास्ट 75-76 ईयर से आप इनको वोट देते हैं, कि जब ये डेवलपमेंट कर नहीं सकते और आप चंदे की टोकरियां उठा के खड़े हैं जगह जगह के पे कि जी इस रोड को हमने ठीक कराना है, इधर ब्रिज बनाना है, तो इधर पार्क बनाना है, इधर हॉस्पिटल बनाना है, इधर डिस्पेंसरी बनानी है। ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो जो जो अरबों डॉलर ज़र मुबादला कश्मीरी भेजते हैं, जो रॉयल्टी है कश्मीरियों की, उसका हिसाब दें कि लास्ट 76 ईयर से आपने ये किस मद में खर्च किए, कहाँ पे ये पैसा गया। और हमारे लोग जो है ना अपनी जानों पे खेल के समुद्रों के पानियों में अपनी जानें दे रहे हैं, तो इससे बड़ी नेग्लिजेंस क्या हो सकती है, और इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है। जो वहाँ पे हुक्मरान टोला वहाँ पे बैठा हुआ है, तो उनको अपनी अदाओं पे दोबारा गौर करना चाहिए, और उनको आप खुद एहतसाबी जो होती है, और जो बैरून मुल्क लोग हैं, मैं तो उनको कहता हूँ कि आप अपनी फैमिली के जो इमीडिएट लोग हैं उनकी हेल्प ज़रूर करें। आप समझते हैं कि अगर कोई बंदा, उसको इलाज मुआवजे की सहूलत नहीं है, आपका रिश्तेदार है, जानने वाला है, उसकी सपोर्ट करें। लेकिन ये जो करप्ट टोला है, इनके लिए आप किसी किस्म का कोई डोनेशन, इनको कोई वेलकम करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये बाहर आए तो इनको पता लगना चाहिए कि ये जो हमारे लोगों के एक तरह के कातिल हैं, तो इनको पता चलना चाहिए कि एहतसाब क्या होता है। इनसे पूछें, सवालात करें, और इनको कहें कि 76 सालों में आपने जो जो गलत काम किए हैं उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा, और आप जवाब दें उन चीज़ों के, क्योंकि आपने सारी चीज़ें वहाँ पे कंट्रोल की हुई थी।
बाहर आके आप कहते हैं कि हमने उसको एशिया का स्विट्जरलैंड बनाया हुआ है, तो हमें दिखाएं कि वो स्विट्जरलैंड कहाँ पे है, उसमें किस तरह की सहूलतें आपने दी हुई हैं, कि जहाँ पे बंदे को एक ब्लड टेस्ट करवाने के लिए भी रावलपिंडी जाना पड़ता है। लास्ट 76 ईयर से आप एक लेबोरेटरी वहाँ पे नहीं दे सके कि जिसकी रिपोर्ट अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में लेके जाएं तो हॉस्पिटल वाले कहें कि हाँ जी इसकी रिपोर्ट सही है। नासिर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी तफसील के साथ आज टॉपिक पर बात किया है। थैंक यू वेरी मच, यानी आपसे दोबारा इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी। नाजरीन, आपने नासिर साहब की बातचीत सुनी और बड़ी तफसील से, बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने हर चीज़ को बयान किया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ हैं, लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू सर, थैंक यू।